जरा सोचिए, भारत अपने लोकतंत्र को और भी मजबूत बनाने के लिए एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी वाली पहल शुरू करता है। मकसद है वोटर्स की लिस्ट को एकदम साफ सुथरा करना। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? पर होता क्या है? भरोसा बनाने की जगह ये लाखों लोगों में डर और बेचैनी पैदा कर देता है। तो चलिए आज समझते हैं कि आखिर इतनी अच्छी नीयत वाला ये प्रोजेक्ट इतना उल्टा कैसे पड़ गया। तो इस पूरी कहानी को हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि वादा क्या किया गया था और हकीकत में हुआ क्या। फिर इस बात पर गौर करेंगे कि ये सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा है, इसकी मानवीय कीमत क्या है और कैसे वोटर्स को ही अनजाने में सजा मिल रही है। और हाँ, आखिर में हम एक डिजिटल समाधान पर भी नजर डालेंगे और ये बहुत जरूरी सवाल पूछेंगे कि हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए आखिर दांव पर क्या लगा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, वादा बनाम हकीकत। ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR 2.0 है, इसका असली मकसद था क्या? और देखिए, सारी समस्या की जड़ असल में यहीं पर है। एक तरफ वादा था टेक्नोलॉजी की मदद से बनी एक बिल्कुल साफ और सही वोटिंग लिस्ट का, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत क्या निकली? आम लोगों के बीच डर और घबराहट। मतलब भरोसा मजबूत करना तो दूर, इस पूरी प्रक्रिया ने लोगों को और ज्यादा उलझन में डाल दिया है। और यही बात हमें हमारे दूसरे हिस्से पर ले आती है, सिस्टम में तालमेल की कमी। सोचने वाली बात है ना, कि एक इतनी हाईटेक योजना जमीनी स्तर पर इतनी मामूली दिक्कतें क्यों पैदा कर रही है। देखिए, चुनाव आयोग के पास ECI नेट नाम का एक बहुत ही पावरफुल डिजिटल प्लेटफॉर्म मौजूद है। इसे खास तौर पर डेटा एंट्री करने, उसे वेरीफाई करने, क्रॉस चेक करने और हर चीज का रिकॉर्ड रखने के लिए ही बनाया गया है। कहने का मतलब है, कागज पर तो ये इस काम के लिए एकदम परफेक्ट सिस्टम है, लेकिन असल में जमीन पर जो तरीका अपनाया जा रहा है वो पूरी तरह से पुराना है। वही कागजी फॉर्म, समन भेजना और लोगों को खुद पेश होकर सुनवाई में शामिल होना। अब इन तरीकों से न सिर्फ गलतियों की गुंजाइश बढ़ती है, बल्कि वोटर्स पर एक बेवजह का बोझ भी बढ़ता है। और यहीं पर टेक्नोलॉजी और उसे लागू करने के तरीके के बीच एक बहुत बड़ा फर्क साफ नजर आता है। तो इस पूरी प्रक्रिया की नाकामी का खामियाजा आखिर भुगत कौन रहा है? चलिए अब इसकी मानवीय कीमत पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि इसका असर असल में किन लोगों पर पड़ रहा है। बस जरा सोचकर देखिए, 90 साल के एक नोबेल पुरस्कार विजेता को नोटिस मिलता है कि उनकी उम्र में कुछ गड़बड़ी है। कोलकाता के एक पूर्व पुलिस कमिश्नर को अपनी पहचान साबित करने के लिए बुलाया जाता है। इतना ही नहीं, सांसदों, बड़े सरकारी अफसरों, प्रोफेसर्स और यहाँ तक कि रामकृष्ण मिशन के सन्यासियों तक को समन भेजे गए। ये वो लोग हैं जिनका दशकों का सार्वजनिक रिकॉर्ड मौजूद है। और ये एक बहुत ही जरूरी बात पर जोर देता है, जिन संस्थाओं का काम लोकतंत्र की रक्षा करना है, उन्हें नागरिकों के योगदान का सम्मान करना चाहिए, न कि उन्हें इस तरह की प्रक्रिया में उलझाकर अपमानित करना चाहिए। रामकृष्ण मिशन के सन्यासियों का मामला तो और भी खास है। वो वोट तक नहीं देते, उन्हें तो बस कुछ प्रशासनिक कामों के लिए उस लिस्ट में अपने नाम की जरूरत होती। अब देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया कैसे एक तरह से वोटर्स को सजा देने जैसी बन गई है। एक ऐसी स्थिति जहां सिस्टम की गलतियां एक आम नागरिक का बोझ बन जाती हैं। देखिए, प्रॉब्लम की असली जड़ ये है कि इस SIR 2.0 की नींव ही 2002 से 2004 की उन्हीं पुरानी गड़बड़ियों से भरी कागजी वोटर लिस्ट पर रखी गई थी। मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन पुरानी गलतियों को ठीक करने के बजाय उन्हीं को आगे बढ़ा दिया गया, जिससे दिक्कतें और भी बढ़ गईं। और इसके जो नतीजे हैं वो सच में चौंकाने वाली हैं। पहली बड़ी समस्या, एक अंदाजा है कि 2024 की फाइनल लिस्ट से पूरे देश में करीब 6.5 करोड़ असली वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं। 6.5 करोड़, ये एक बहुत बड़ी संख्या है। और दूसरी बड़ी चिंता है नॉन मैप्ड वोटर्स की। अब ये वो लोग हैं जिनके नाम पुरानी लिस्ट में नहीं मिले। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही ऐसे लोगों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है। अब इन लोगों को अपनी पहचान साबित करने के लिए कहा जा रहा है, जबकि गलती तो सिस्टम की है। और ये सब एक अजीब से कानूनी जाल की तरफ ले जाता है। जिन वोटर्स के नाम गलती से हटा दिए गए हैं, उन्हें नाम वापस जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 इस्तेमाल करना पड़ रहा है। कमाल की बात यह है कि ये फॉर्म तो उन लोगों के लिए है जो पहली बार वोटर बन रहे हैं। तो ऐसा करके उन लोगों को मजबूरन ये झूठी घोषणा करनी पड़ती है कि वो पहले कभी रजिस्टर्ड थे ही नहीं। मतलब सिस्टम की गलती के लिए आम नागरिक कानूनी खतरे में पड़ रहे हैं। तो इतनी सारी समस्याओं के बाद सवाल उठता है कि क्या इसका कोई समाधान है? जी हाँ, बिल्कुल है। और इसका समाधान डिजिटल टेक्नोलॉजी में ही छिपा है।
एक ऐसा रास्ता जो कहीं ज्यादा तेज, निष्पक्ष और मानवीय है। देखिए, प्रक्रिया बहुत सीधी और सरल हो सकती है। पहला कदम, हर आवेदक को एसएमएस या ईमेल से जानकारी दें। दूसरा, जिन मामलों में कोई गड़बड़ी है वो लोग सीधे ECINet प्लेटफॉर्म पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें। तीसरा, प्लेटफॉर्म खुद ब खुद उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लेगा। और चौथा, वोटर का स्टेटस तुरंत यानी रियल टाइम में अपडेट हो जाएगा। बस इसमें कुछ मिनट ही तो लगेंगे। और ये जो तुलना है, ये तो सब कुछ साफ कर देती है। एक तरफ है तनाव से भरी, धीमी और गलतियों वाली मैनुअल सुनवाई जो नागरिकों पर बोझ डालती है, और दूसरी तरफ है डिजिटल वेरिफिकेशन जो मानवीय है, तेज है, सटीक है और जिसका ऑडिट भी हो सकता है। ये संस्था की जवाबदेही तय करता है। तो रास्ता तो बिल्कुल साफ है। और आखिर में हमें ये देखना होगा कि असल में दांव पर क्या लगा है। ये सिर्फ कोई प्रक्रिया से जुड़ा छोटा-मोटा मुद्दा नहीं है, ये सीधा हमारे लोकतंत्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ये एक लाइन इस पूरी स्थिति का सार है। जो भी परेशानी अब तक देखने को मिली है, वो टेक्नोलॉजी की किसी कमी की वजह से नहीं, बल्कि इसे लागू करने के तरीकों की वजह से है। सही काम करने के लिए जरूरी साधन तो पहले से ही मौजूद है, बस उन्हें समझदारी से इस्तेमाल करने की जरूरत है। और यही बात हमें इस आखिरी और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर ले आती है। क्या इस पूरी कवायद का मकसद सच में मतदाता सूचियों को सम्मान के साथ साफ करना है, जैसा कि चुनाव आयोग का मुख्य काम है, या फिर इसे इस तरह से लागू किया जा रहा है जो असली नागरिकों को परेशान करता है? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।